तुम्हारा टर्म 2 का केवल हम लोग पढ़ाई ना, तो तुम्हारा बोर्ड का भी हो जाएगा, नीट का भी हो जाएगा, और ये जो रह गए चैप्टर उसमें 2 महीने हमें टाइम मिलेगा, पूरा जून मिलेगा, मई का टाइम मिलेगा हमें कुछ दिनों का, जिसमें हम लोग टर्म 11th का पार्ट कर लेंगे। चलो, तो ये चैप्टर चल रहा है, तो इसको पहले तो हमें कंप्लीट कर लेना है ना, ध्यान से। तो सेल वाले चैप्टर में, सेल तो आसान सा चैप्टर है, इसे तो 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो इसे तो कंप्लीट कर लेते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें क्या क्या करेंगे, लगभग सब कुछ आता है, ऐसा डिफिकल्ट पार्ट नहीं। राइबोसोम नाम सुना है सभी ने, सबको अच्छे से आता भी है, हम लोग करेंगे और जल्दी करें, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फिर बच्चा प्लास्टिड करेंगे, जिसे क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, और आज करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आसान सा टॉपिक है और सबको आता है, ऐसा तुम नहीं बोल सकते सर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, हमें तो नहीं आता, बहुत आसान सा टॉपिक है सब। चलो, तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करें, और उम्मीद है कि तुम्हारा अगले वीक से ना हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्म 2 के ही, इकोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, बायोटेक, बायोटेक में शायद कुछ बच्चों को इश्यू है, तो हम लोग कोशिश करेंगे बायोटेक तुम्हारा अच्छे से कर दें। बायोटेक का जो 2 चैप्टर है, कुछ कुछ डिफिकल्ट पॉइंट है ना, क्लोनिंग वेक्टर का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कि पीसीआर कैसे काम करता है, फिर तुमने ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा ना, मोलिकुलर डायग्नोसिस, जहां पास प्रोब मेथड है, ठीक है, पीसीआर मेथड से किया जाता है, एलाइजा है, वो सब हम लोग थोड़ा डिटेल से कर, वो टेंशन नहीं लेना है, जीन थेरेपी, तो ये करेंगे हम लोग डिटेल से। फिर आपका बचेगा इकोलॉजी वाला पार्ट, इकोलॉजी थोड़ा याद तो करना ही वाला है, इकोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा तो बहुत याद करने वाले, डेटाबेस बहुत सारे क्वेश्चन, समझना कम है, याद ज्यादा करना है। ठीक है, इसके अलावा और होंगे तुम्हारे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो तो आसान से टॉपिक होंगे, स्ट्रेटजी वाला चैप्टर वो तो आसान से होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग टर्म 2 में मेनली करने वाले हैं, शायद नेक्स्ट वीक से करें। चलो, तो आज का टॉपिक पहले हम लोग डिसाइड कर ले क्या क्या करना है। ठीक है, सबको आता है बच्चा राइबोसोम, ठीक है, एनीवन, ऐसा कोई बच्चा है जिसे राइबोसोम नहीं मालूम है? ऐसा हो ही नहीं सकता, बचपन से नाम सुनते आ रहे हो राइबोसोम। सर क्या करता है, बताने की जरूरत नहीं, प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम का मेन काम सभी को मालूम है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, याद है बच्चा आप लोगों को ट्रांसलेशन एक टॉपिक पढ़ना था? यस सर। हाँ, तो ट्रांसलेशन, ये प्रोटीन कैसे बनता है, राइबोसोम की हेल्प से ही तो बनेगा ट्रांसलेशन। ठीक है सर, राइबोसोम बने किस चीज से, एनीवन? राइबोसोम बच्चा कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं, बाहर में कोई कवरिंग ववरिंग नहीं, मेम्ब्रेन की, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, कोई मेम्ब्रेन से कवरिंग नहीं, मेम्ब्रेन लेस सेल। ठीक है, और सर बना किससे मेम्ब्रेन लेस से? तो बच्चा 2 पार्ट से, एक है आरआरएनए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, राइबोसोमल आरएनए आपको पढ़ाया गया होगा, 3 तरह के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। तो राइबोसोम, ठीक है, नाम से क्लियर है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, इन दोनों के एसोसिएशन से ही राइबोसोम बनते हैं, कुछ नहीं और। ठीक है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन के मिलने से क्या बनेगा, राइबोसोम। ठीक है, सेकेंड चीज, ठीक है, मेम्ब्रेन से कोई कवरिंग नहीं, किसे ढूंढा था, इसे ढूंढा था बच्चा जॉर्ज पैलेट ने, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जॉर्ज पैलेट, इसलिए हम लोग इसे पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं, इट इज नोन एज द पैलेट पार्टिकल, पैलेट पार्टिकल। और नेक्स्ट, ये कोई भी सेल हो, दुनिया का कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, प्लांट सेल हो, एनिमल, कोई भी सेल हो, दुनिया में अगर कोई सेल है, एनीवन, कोई सेल हो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें राइबोसोम तो होगा ही होगा, राइबोसोम होगा ही होगा, बिना राइबोसोम का सेल बन ही नहीं सकता। आगे बात समझ में, क्योंकि हर सेल को प्रोटीन बनाना है, और प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी राइबोसोम को है। तो कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो तब भी राइबोसोम होंगे, यूकैरियोटिक हो तब भी राइबोसोम है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा सेल ऑर्गेनल दोनों जगह कॉमन है, यानी ऐसा सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में भी पाए जाएंगे, दोनों जगह कॉमन है। आंसर एकदम आसानी से करके आइएगा, राइबोसोम। ठीक है, और ये बच्चा बड़ा छोटा स्ट्रक्चर है, स्मॉल स्ट्रक्चर, साइज बड़ा छोटे होते, स्मॉल साइज, बड़े छोटे साइज के होते,
इसलिए इसके डिटेल स्टडी, बनावट, स्ट्रक्चर तभी जान पाए जब हमारे के पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ। इसलिए बड़ा स्ट्रक्चर नहीं, राइबोसोम बड़ा छोटा स्ट्रक्चर है और छोटे स्ट्रक्चर को आप सिंपल माइक्रोस्कोप से पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए तुम्हें चाहिए था कि एडवांस माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो भी राइबोसोम है उनके स्टडी हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या अवेलेबल हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कब हुई है डिस्कवरी, आप लोग बच्चा थोड़ा सा मालूम होगा, 1950s के आसपास। इसलिए राइबोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर तभी पता चल पाया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद ही राइबोसोम का डिटेलिंग हुआ, यानी कि राइबोसोम के बारे में 1950 के बाद ही पता चला है सभी को। चलिए, तो ये बच्चा जनरल बातें थे। आई थिंक सभी को आता होगा कि प्रोटीन बनाता है, सभी लोग मालूम है। प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। डन। मेम्ब्रेनलेस, सर और कोई सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेनलेस है? एनीवन? याद रखिएगा बच्चा, राइबोसोम के अलावा एक सेल ऑर्गेनेल है सेंट्रियोल, इसी को हम सेंट्रोजोम भी कहते हैं। सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, उनमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो याद रखिएगा हमारे अंदर में दो सेल ऑर्गेनेल है जिनमें मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं पाई जाती। वो सेल ऑर्गेनेल है लेकिन मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। एक है राइबोसोम, दूसरा बच्चा सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम। बट सेंट्रियोल जो है ना वो केवल पाया जाता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में होते भी नहीं। किसने ढूंढा था? जॉर्ज पैलेट ने, इसलिए इसे पैलेट पार्टिकल कहते हैं। दुनिया में कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, राइबोसोम तो होना जरूरी। साइज छोटे होंगे तभी इसकी हम लोग डिटेल स्टडी कर पाए जब हमारे पास क्या अवेलेबल हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए अब आपको बताता हूं कि राइबोसोम आपने पढ़े होंगे दो तरह के। एनीवन? सभी को मालूम है 70s 80s? ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। हाँ बोलो सर। मतलब कि सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में होते हैं? हाँ, हमारे अंदर केवल बच्चा, प्लांट में नहीं होते। हम डिटेलिंग करेंगे इसकी, हम इसके डिटेलिंग करेंगे। सेंट्रियोल केवल हमारे एनिमल सेल में होते हैं। चलिए, आप सभी को मालूम है बच्चा लोग कि 70s राइबोसोम और एक होता है बच्चा 80s। सबको मालूम 70s 80s? ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। यहां पर बच्चा सबसे पहले लिखेगा 30। सबसे पहले क्या लिखा? 30s। 30 के बाद 40 लिखो, 40s लिख दिया। चलिए, 40 के बाद 50 लिखो, 40 के बाद 50 लिखो और 50 के बाद 60 लिखो। इतना लिख लोगे? बहुत आसान है। अब क्या करो, यहाँ पर स्मॉलर सब यूनिट बना दो, यहाँ पर बच्चा लार्जर सब यूनिट बना दो, यहाँ पर स्मॉलर सब यूनिट बना दो, यहाँ पर लार्जर सब यूनिट बना दो। डन। बहुत आसान है। आप सभी ने पढ़ा है कि 70s में दो पार्ट होते हैं, 30s 50s। मिलकर के 80 नहीं करना है, मिलकर के बच्चे 80 नहीं करना है, आपको मालूम है ना। 40 + 60 मिलकर के बच्चा 100 नहीं करना है, 60 + 40 इज 80। तो आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको मैंने ट्रिक बता दी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते थे, तो मैंने क्या ट्रिक बताया बोलो। यहां पर लिखा 30, यहां पर लिखा 40, यहां पर लिखा 50, यहां पर लिखा 60, यहां पर लिखा 70 और यहां पर लिखा 80। एग्जाम पेपर में बच्चे लिख लोगे ना, कभी कंफ्यूजन हो गई। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 30 के साथ 60 जाएगा, 40 के साथ 50 जाएगा, क्या जाएगा? बहुत आसान है, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 70 फिर 80, खत्म, डन। 30s 50s इक्वल टू 70s, 40s 60s इक्वल टू 80s। डन। आगे ये ट्रिक काम कर जाएगा। अब कभी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होना कि 80s में क्या था, 40s में क्या थे। एकदम मस्त वाली कहानी आपको बता दी। बस 10 का डिफरेंस करते जाना, 30 के बाद 40 कर देना, हो जाएगी कहानी खत्म। ठीक है, चलो सर इसका मीनिंग क्या है? तो बच्चा हाँ समझा दे रहा हूं। इसका मीनिंग सबको मालूम है कि साइज नहीं, यह साइज को डिपेंड तो नहीं करता। कुछ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट होते हैं। सर क्या होते हैं? सिंपल भाषा में समझिए। ये करना है आपको, एक ट्यूब ले लेना है। एक ट्यूब ले लिया और उसके अंदर में एक 30s वाला छोटा सा यूनिट डाल दिया, 30s डाल दिया। बोले ठीक है, डाल दिया। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब बच्चा इसको तेजी से स्पिन कीजिए। स्पिन मतलब तेजी से घुमाइए, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालिए और ट्यूब को बहुत तेजी से घुमाइए
इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, तेजी से घुमाना। तो कब वो जा करके सेडिमेंट के फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, ये तेजी से घूम रहा है, तो जिस यूनिट पे ये नीचे बच्चा सेडिमेंट कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, उस मशीन के उस यूनिट को ये मशीन बताएगा, हम नहीं बता सकते बच्चा, हमें नहीं मालूम। मशीन का वो यूनिट वो डिनोट करेगा कि जिस यूनिट पे ये सेडिमेंट हो गया, नीचे बैठ गया, उसी को हम लोग कहेंगे एस। तो 30 यूनिट पे नीचे बैठ गया तो नाम दे दिया 30s। अब मैंने दूसरा ले लिया, दूसरा वाला ट्यूब लिया, इसमें बड़े वाले सब यूनिट 50 डाल दिया। इसका मतलब क्या है, 50 यूनिट पे ये अपने आप को सेडिमेंट कर लेता होगा, तो 50 यूनिट पे सेडिमेंट यानी नीचे बैठ गया तो नाम दे दिया 50s। और अगर हम लोग दोनों को एक साथ मिला करके डालें, अगर हम लोग दोनों को एक साथ मिला करके डालें, 30 और 50 को दोनों के एक साथ मर्ज करके डालें, दोनों को एक साथ मर्ज कर दे, यानी कि ये 30s है, ये 50s है, दोनों को एक साथ मर्ज कर दे, ठीक है। तो अब दोनों को मर्ज कर देंगे तो थोड़ा बड़ पहले से तो भारी हो गया ना, तो देखा गया कि ये 70 यूनिट पे सेडिमेंट करता है। कितने पे करता है, 70 पे करता है। तो आपको 30 + 50 बच्चे जोड़ना नहीं था, जिस यूनिट पे वो सेडिमेंट कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, उसी यूनिट को हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहेंगे। तो ये क्या डिफरेंस करता है, एस इज इक्वल टू द, दो वर्ड याद रखिएगा, स्वेडबर्ग यूनिट इसे बोल सकते हो, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, या इसे हम लोग कह सकते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। बस इतना याद रखिएगा, काम चल जाएगा। हाँ, अब तुम्हें कभी कभी हाई फाई क्वेश्चन परेशान कर सकता है। एस का मीनिंग क्या है सबको मालूम, लेकिन बच्चे एस इनडायरेक्टली साइज को बताता है, डायरेक्टली नहीं बच्चा। डायरेक्टली स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, बट इनडायरेक्टली साइज या डेंसिटी को ही तो बता रहा है। छोटा साइज छोटा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, बड़ा साइज बड़ा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो आपसे एस का मीनिंग पूछा जाएगा, अब गड़बड़ नहीं कीजिएगा। आई थिंक सभी बच्चों को आता है, कोई ऐसा बच्चा तो है नहीं यहाँ जिसे नहीं मालूम। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलिए। सर ये बताइए, सेल तो दो तरह के, सेल तो दो तरह के, एक तो प्रोकैरियोटिक है और एक तो यूकैरियोटिक है, तो किस सेल के अंदर में कौन सा राइबोसोम होगा, प्रोकैरियोट में कैसा, यूकैरियोट्स में कैसा? बहुत आसान सा कच्चा। प्रोकैरियोट में बच्चा जब भी राइबोसोम होगा फिक्स्ड 70s होगा, 70s होगा। और यूकैरियोट में बच्चा हमें मालूम है 80s होते हैं, 80s होते हैं, लेकिन बच्चा यहाँ 70s भी पाया जाता है। तो हमारे अंदर बोथ आंसर करके आइएगा, हमारे अंदर बोथ आंसर कीजिएगा। 80s भी है लेकिन साथ साथ 70s भी होगा, तो हमारे अंदर बोथ होंगे, 80 + 70 बोथ। जबकि प्रोकैरियोट में फिक्स्ड है, केवल और केवल क्या होगा, 70s। अब समझिए चीजों को ध्यान से, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, डन, समझ में आया? अब प्रोकैरियोटिक सेल का ये क्या था बच्चा, व्हाइट वाला क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो कुछ राइबोसोम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते, कुछ राइबोसोम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बच्चा अटैच होता है, तो इसे कहेंगे अटैच राइबोसोम। क्या कहेंगे, नाम मिलेगा अटैच, ये किसी से जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, तो क्या कहेंगे, अटैच राइबोसोम, ठीक है। कैसे होंगे, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बोला प्रोकैरियोट में बेटा टेंशन नहीं लेना है, वहां कैसा होगा, 70s होंगे। और कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे, फ्री, तो नाम देंगे फ्री राइबोसोम। जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली है उसे फ्री राइबोसोम कहेंगे। लेकिन आपने सुना होगा जो बहुत सारे फ्री राइबोसोम जो है वो भी बच्चा mRNA से जुड़े हो, साइटोप्लाज्म में फ्री है, लेकिन ये mRNA का जो धागा है, रस्सी है, उससे ढेर सारे राइबोसोम जुड़े हुए। तो इसके लिए एक वर्ड मैंने आपको यूज किया होगा, आप सभी को मालूम होगा, पॉलीराइबोसोम। जब बहुत सारे राइबोसोम जुड़े रहेंगे तो पॉलीराइबोसोम, या इसी को कहते हैं बच्चा पॉलीजोम। याद आ रहा है? सर फायदा क्या है, एक mRNA, एक mRNA से कई सारे राइबोसोम जुड़ गए, तो इसने बच्चा, इसने भी प्रोटीन बनाया, इसने भी प्रोटीन बना दिए, इसने भी प्रोटीन बनाया, तो एक बार में एक से ज्यादा प्रोटीन बन रहे। 3 राइबोसोम जुड़े हैं तो एक साथ में 3 प्रोटीन बन रहे। चलिए, तो पॉलीराइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में फ्री है,
और कभी कभी वो ढेर सारे अकेले भी हो सकते हैं, टेंशन नहीं लेना, अकेले भी पॉसिबल है, कोई टेंशन नहीं लेना। लेकिन कभी कभी वो mRNA से बहुत सारे राइबोसोम एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीराइबोसोम। ये भी कैसे, 70s। चलिए अब सर यूकैरियोट में कैसे होंगे, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना ना, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग, ध्यान से कहानी को सुनना। यूकैरियोटिक में ये मैंने बना दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डन, समझ में आई कहानी। अब मैं अंदर में बना रहा हूं, ये बना रहा हूं मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितने लेयर के, 2 लेयर के, आउटर और इनर। तो जो आउटर वाला है, जो आउटर वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उससे भी बच्चा कुछ राइबोसोम पाए जाते हैं अटैच्ड। ये मैं नहीं बच्चा, एनसीईआरटी में लिखा है। जब न्यूक्लियस वाले टॉपिक पढ़िएगा तो वहां एनसीईआरटी ने लिखा है कि इन द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो है उससे कुछ राइबोसोम अटैच फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे बच्चा, एटीएस से, कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चा, एटीएस से। न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 2 लेयर का है, आउटर इनर। तो आउटर में राइबोसोम अटैच्ड होते, तो नाम दीजिएगा अटैच राइबोसोम। कैसे बच्चा, एटीएस। ठीक, अब आपको मालूम होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बच्चा यहाँ जुड़े हुए रहते इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑलरेडी आपको अच्छे से बता रखा है, सबको मालूम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से भी कुछ राइबोसोम अटैच होते हैं, तभी तो ये कहलाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि सरफेस रफ है। ठीक है, तो ये बच्चा जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां भी राइबोसोम कैसे, एटीएस है, एटीएस है, देख लीजिए। तो ये दोनों कैसे अटैच्ड है, कहीं ना कहीं किसी मेम्ब्रेन से चिपके हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपके हुए हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से चिपके हुए हैं। तो ये मैंने आपसे डिस्कस कौन सा किया, अटैच राइबोसोम। तो जो भी अटैच राइबोसोम है वो कैसे हैं, एटीएस। चलिए, कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बच्चा फ्रीली मौजूद हो सकता है, कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बच्चा फ्री है, तो इसे आप कहिएगा फ्री राइबोसोम। साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं, फ्री राइबोसोम, सरफेस से चिपके हुए हैं तो अटैच राइबोसोम। फ्री राइबोसोम भी बच्चा एटीएस, फ्री राइबोसोम भी एटीएस है, अटैच राइबोसोम भी एटीएस है, कोई टेंशन। अब देखिए, अब हमारे अंदर में, ठीक है ना, यूकैरियोट, हमारे अंदर एक सेल ऑर्गन है बच्चा, आपको नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, सबको याद होगा, बहुत आसान से है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी कुछ राइबोसोम होते हैं, किसी को याद है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी बच्चा राइबोसोम होते हैं, और ये राइबोसोम जो है वो बच्चा 70s है, कैसा है, 70s, देखा 70s है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो राइबोसोम कैसे, 70s। इसी तरह से जो प्लांट के सेल होते, माइटोकॉन्ड्रिया तो बच्चा सब में होंगे, प्लांट सेल हो एनिमल सेल, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर एक और सेल ऑर्गेनल होता है बच्चा, जिसके प्लास्टिड कहते हैं, आज डिटेल से पढ़ाएंगे आप, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर भी राइबोसोम होते हैं। ये कैसे राइबोसोम है बच्चा, 70s, 70s है। तो मेरे में से अब आपको क्लैरिटी है हमारे अंदर कहां 80s कहां 70s, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो प्लास्टिड है, उनके अंदर राइबोसोम है, वो कैसे, 70s। जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे हैं, 80s। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हैं, 80s। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हैं, 80s। तो ये हमारे अंदर दोनों तरह के राइबोसोम है, 70s भी है, 80s भी है, डन। मेरे से कोई गड़बड़ नहीं करना, इसलिए राइबोसोम को हम कहते हैं ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। समझिए, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपको मिलेगा, विद इन ऑर्गेनल। देखिए राइबोसोम एक ऑर्गेनल है, राइबोसोम एक ऑर्गेनल है जो प्रोटीन बनाता है। तो ये हमारे अंदर एक ऑर्गेनल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के ऑर्गेनल के अंदर कौन ऑर्गेनल है, राइबोसोम। तो एक तरह से राइबोसोम एक ऑर्गेनल के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गेनल। सोचिए, हमारे अंदर में ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑर्गेनल राइबोसोम। तो ऑर्गेनल के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गेनल कौन है, राइबोसोम। तो क्या आपको राइबोसोम 100% समझ में आ चुका है, फटाफट बोलो। चलो किसे किसे समझ में आ गया, अब आगे बढ़ेंगे हम, फटाफट बोलो। डन, फटाफट सभी लोग हैंड रेज करो।
सर बहुत आपने ये आसान जो से। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद वाला स्ट्रक्चर बनाया येलो में, ये वाला 1 कौन मिनट सा है? 1 मिनट 1 मिनट। वापस से रिपीट करना क्वेश्चन, मेरा डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ बोलो वापस से। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोल रहे थे? ये सर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपने ये येलो वाला दूसरा बनाया पोर्शन, इसका प्लास्टिड है नाम? वो बच्चा, प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट। आज डिटेलिंग करेंगे ना। चलिए मेरे में से ये क्लियर है बच्चा। तो आप अब एनसीईआरटी से कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। देख लीजिए आपके पास एनसीईआरटी बुक है, तो एनसीईआरटी से आप ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट। हाँ तो ये आपका, हाँ ये हाँ है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद है प्लास्टिड, ठीक है। ये बच्चा राइबोसोम। तो ये कर लीजिएगा बच्चा, सबको क्लियर है एकदम 100%, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि डायरेक्टली किसको मेजर करेगा बच्चा, स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, बट इट इज इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। याद रखना क्वेश्चन अगर आएगा ना कि ये बताइए इज डायरेक्टली मेजर द डेंसिटी और साइज, बोलिएगा गलत बात। इनडायरेक्टली, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है बच्चा, इसका मतलब इनडायरेक्टली साइज और डेंसिटी, बट डायरेक्टली वो किस चीज को मेजर कर रहा है, स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। चलिए डन। अब हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल चलते हैं, जिसका नाम है प्लास्टिड। जिसका क्या नाम है, प्लास्टिड। चलिए बहुत आसान है, और ध्यान से सुनिएगा ना और समझिएगा। प्लास्टिड आपने पढ़ा होगा 3 तरह के, प्लास्टिड 3 तरह के। बोले ठीक है, एनीवन, किसी को कोई आइडिया? एक का नाम है बच्चा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेकेंड क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और तीसरा है जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो कितने तरह के प्लास्टिड है? 3 तरह के, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। बच्चा पढ़ता सभी लोग है, बहुत ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चा पिगमेंट है, पिगमेंट है तो ये कलरफुल होंगे, पिगमेंट है, ठीक है। और पिगमेंट है तो ये कैसे, कलरफुल है, कलर्ड है, ठीक है। सर क्रोमोप्लास्ट, इसमें भी बच्चा पिगमेंट है, इनके अंदर भी पिगमेंट है, तो ये भी कलर्ड है। तो सर फिर डिफरेंस क्या हुआ, दोनों तो कलरफुल है। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूं तुम्हें, क्लोरोप्लास्ट में बच्चा कलर्ड है, लेकिन कैसे कलर के, ग्रीन, हरे रंग के होंगे। सर क्यों, चलिए अभी बताऊंगा। क्रोमोप्लास्ट भी कलर्ड है लेकिन अदर देन ग्रीन, याद रखना, ग्रीन छोड़ करके, अदर देन ग्रीन, ठीक है। तो सर कैसे कलर के होंगे, दिखते रेड होंगे, ऑरेंज होंगे, येलो होंगे, क्या होंगे? ल्यूको, ल्यूको बच्चा नो पिगमेंट, ल्यूको के अंदर नो पिगमेंट, नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट नहीं है, नो कलर, कोई कलर भी नहीं है, नो कलर, कोई कलर की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। सर क्यों, अब यही तो सॉल्व करना है। अब मैं जो एक एक वर्ड बोलूंगा ध्यान से सुनना। क्लोरोप्लास्ट क्या बोला, सर क्लोरोप्लास्ट आपने बोला इसके अंदर पिगमेंट होते हैं, और पिगमेंट है तो ये कलर्ड है, कैसा कलर है, ग्रीन। क्यों, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट है बच्चा, उसके अंदर में पिगमेंट जो है ना वो क्लोरोफिल, कौन सा है, क्लोरोफिल। लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल के अलावा बच्चा कैरोटीनॉइड्स भी होते, कैरोटीनॉइड्स ये भी पिगमेंट है। कैरोटीनॉइड्स क्या है, पिगमेंट। ध्यान सुनना, अभी सब कुछ समझ में आएगा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में पिगमेंट है, कौन कौन से पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, और दूसरा कौन है, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्लोरोफिल बच्चा ग्रीन कलर के दिखते हैं, क्लोरोफिल कैसे दिखते हैं, ग्रीन कलर के। और कैरोटीनॉइड्स बच्चा 2 तरह के होते हैं, एक का नाम होता है कैरोटीन, कैरोटीन मतलब कैरेट, गाजर से याद रखिए, कैरोटीन मतलब गाजर से याद रखिए, ऑरेंज कलर के। और एक होते हैं जैंथोफिल, एक होता है जैंथोफिल, एक होते हैं जैंथोफिल। तो कैरोटीनॉइड 2 तरह के,
एक का नाम है कैरोटीन और दूसरा का नाम ज़ैंथोफिल। कैरोटीन बच्चा ऑरेंज कलर के, और ज़ैंथोफिल होते बच्चा येलो कलर के। चलिए, तो सर आपने बोला क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का दिखता है, आपने बोला यहाँ पर हरे रंग, ऑरेंज, येलो तीनों कलर है, तो फिर हरा ही क्यों दिखता है? लीफ हरे दिखते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है। तो आपने बोला क्लोरोप्लास्ट में तो तीनों पिगमेंट है, तो फिर वो येलो या ऑरेंज भी दिखने चाहिए थे। हाँ, एक्सप्लेन करो। क्लोरोफिल की क्वांटिटी बच्चा बहुत ज्यादा है, मान लो 90% तो क्लोरोफिल है। कलर मैं मना नहीं करो बच्चे, कैरोटीन ज़ैंथोफिल है, ऑरेंज कलर है, येलो है, लेकिन बेटा हरा रंग बहुत ज्यादा है, लगभग 90% पार्ट हरा रंग है। तो ओवरऑल हरा रंग इतना ज्यादा है कि बाकी कलर छुप जाएंगे, और ये दिखेगा कैसे? ग्रीन कलर के दिखेंगे। तो यहां पर आपको समझना है कि इनमें कलर तीनों है, लेकिन बच्चा ग्रीन डोमिनेटेड है क्योंकि क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा है। तो सर कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होते हैं क्या? ध्यान सुनना, जब बच्चा लीफ गिरने लगता है, जब बच्चा लीफ ओल्ड हो जाए, पुराना हो जाएगा, तो आपने देखा लीफ ओल्ड एज में बच्चा हरा रंग खत्म कर देता है और हल्के पीले रंग का हो जाता है। देखिएगा, लीफ जब गिरने लगता है या लीफ नीचे गिरा हुआ देखा होगा रोड पे, तो बच्चा वो हरे रंग का दिखता है, देखा होगा तुम लोगों ने। बोले हाँ सर, क्यों? क्योंकि वो लीफ मर रहा है, उसने अपने सारे क्लोरोफिल तोड़ दिए, सारे क्लोरोफिल तोड़ दिए बच्चा, तो उसके अंदर बचा क्या? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन भी टूट गया, क्या बच्चा? वो कैसा कलर का दिखता है? ज़ैंथोफिल। क्या कि उसमें पीले रंग क्यों दिख रहा है? क्योंकि ज़ैंथोफिल। फिर आपको मैंने बताया भी होगा कि जो कश्मीर में है, यूरोप में है, अब देखो तो बच्चा ऑटम सीजन, नाम याद है? ऑटम सीजन, बर्फ गिरने वाला सीजन कौन सा होता है? विंटर, ठंड का टाइम। तो बर्फ गिरेगा, वो बहुत लीफ को बच्चा बहुत नुकसान पहुंचा, इससे पहले प्लांट अपने सारे लीफ को तुरंत गिरा देता है, इसी को कहते हैं ऑटम सीजन। बचपन में याद करो, ऑटम बचपन में क्या याद किया था? जब लीफ गिरता है उसे ऑटम सीजन कहते हैं। इंडिया में नहीं बच्चे, इंडिया में, वो यूरोप में। तो ये जब लीफ गिरने लगता है तो ये अपने सारे क्लोरोफिल को तोड़ लेता है, तोड़ लिया, हरा रंग खत्म। तो बच्चा वो कैसे दिखते हैं? येलोइश कलर के दिखेंगे, या बच्चा ऑरेंज कलर का दिखेगा। याद करो, इंडियन मूवी, बहुत सारी मूवी शूट होती है, यहाँ पर शाहरुख खान अपना सॉन्ग गा रहा है, मोहब्बतें मूवी, बहुत सारी मूवी है, और बैक साइड में बच्चे बड़े बड़े जो लीफ है ना, फॉल कर रहे, गिर रहे, ऑरेंज कलर के दिखते हैं, येलोइश कलर के दिखते हैं, वही तो है कैरोटीन, वही तो ज़ैंथोफिल है। तो ऑटम के सीजन में जब क्लोरोफिल टूट जाता है तो लीफ में जो हरा रंग खत्म हो गया, ऑरेंज कलर के दिख रहे, पीले रंग के दिख रहे, वो क्यों दिख रहे? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल के चलते। ठीक है, तो मेरे को से आपको समझ में आना चाहिए, यानी लीफ में तीनों कलर। तो सर ये क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, तो है क्यों सर? फायदा क्या? ध्यान सुनिए, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट आपने बनाया, क्या फायदा है सर? प्लांट क्यों रखता है? क्योंकि बच्चे इसे करना है फोटोसिंथेसिस, इसे करना है फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्यों है? क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस करना है, इसलिए उसने पिगमेंट रखा है, और ग्रीन वाले पिगमेंट ज्यादा है इसलिए। ठीक है, दिखने में कैसे हो जाएंगे? ग्रीन कलर। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट समझो ध्यान से, इसके अंदर बच्चा पिगमेंट है लेकिन क्लोरोफिल नहीं बचा, क्लोरोफिल खत्म हो गए, और केवल क्या बचा? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो, केवल बच्चा कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल खत्म। ठीक है, कैसे? आपने बच्चा मिर्च खरीदा मार्केट से, मिर्च खरीदा, कैसा रंग का था? हरा रंग का, हरा रंग का था यानी क्लोरोप्लास्ट था, और जब बच्चा फ्रिज में रख दिया तो कुछ दिनों के बाद में क्या लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में? बोले हाँ, हुआ क्या? लाल रंग में क्यों कन्वर्ट हो गया? हरे रंग से लाल रंग। तो सर उसके अंदर हरा रंग था ना, यानी उसमें क्लोरोप्लास्ट था, और उसके अंदर क्लोरोफिल थे, वो खत्म हो गए, क्लोरोफिल खत्म हो गया, और उसके अंदर में क्या हो गया बच्चा? लाल रंग का, यानी उसमें केवल कैरोटीनॉइड्स बचे हुए। जैसे सेकेंड एग्जांपल, आपने बच्चा टमाटर देखा है, जब कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, घर में लेते हैं पकने के बाद लाल रंग का। केला हरे रंग का है, पकने के बाद पीले रंग में हो गया। सेब हरे रंग का था, पकने के बाद लाल रंग में हो गया। अरे फ्रूट, जो भी फ्रूट है, यंग फ्रूट जो भी होता है, यंग फ्रूट जो भी होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। आम,
यंग फ्रूट हरे रंग के होते हैं क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस करना है, खाना बनाना है। इसके अंदर क्या इसलिए क्या रखता है वो, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल है, खाना बना रहे। लेकिन वही फ्रूट बच्चा जब ओल्ड हो जाता है, मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, राइपेंड हो जाते हैं, तो वो अपने कलर को चेंज कर लेते। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव कलर के दिख सके ना। आम पीले रंग का दिखता है, ठीक है, टमाटर लाल रंग का दिखता है। क्यों सर, क्यों? रीजन सोचिए, रीजन क्या होगा? रीजन इसलिए फ्रूट डिस्पर्सन। मान लो कि एक प्लांट है, उसमें हरे रंग का अमरूद था, ठीक है, पकने के बाद पीले रंग का हो गया। अरे भाई, जब फ्रूट पकेगा कलर चेंज होगा, अट्रैक्टिव कलर का होगा, तभी तो हम उसकी तरफ जाएंगे, एनिमल्स उसे तोड़ पाएगा। सोचो, अगर हरा रंग का फ्रूट, हरा रंग का लीफ भी है, तो एनिमल्स ही कंफ्यूज हो जाएगा, मंकी कंफ्यूज हो जाएगा, तोड़े या ना तोड़े पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए अलग कलर दे दो, अट्रैक्टिव कलर दे दो, जिसे मंकी या एनिमल्स आसानी से तोड़ सके, अट्रैक्ट हो से उसके तरफ अट्रैक्ट हो सके। और जब अट्रैक्ट होंगे तो खाएंगे, खाने के बाद उसके सीड को फेंक देंगे। तो फ्रूट को हम लोग खाने में यूज किया, सीड फेंक दिया, तो फ्रूट से ही तो नया प्लांट बनेगा। यानी कि फ्रूट डिस्पर्सल में फ्रूट को एक जगह से दूसरी जगह, हाँ, ले जाने में कौन हेल्प करेगा बच्चा? कलरफुल पार्ट। तो जहां भी आप देखोगे ओल्ड है या मैच्योर फ्रूट दिखेगा, वो बच्चा अट्रैक्टिव कलर का देखा होगा। तो आपसे नीट के क्वेश्चन में आएगा यंग फ्रूट, जैसे कि आपने बताया आम हरे रंग का था, पीले रंग में हो गया। मिर्च हरे रंग का था, लाल रंग में हो गया। अमरूद हरे रंग का था, पीले रंग में हो गया। केले हरे रंग का, पीले रंग में हो गया। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव कलर देना था। तो उसमें कौन हो गया बच्चा? क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट कैसे कन्वर्ट होता है? कुछ नहीं करना है, क्लोरोफिल हटाओ, क्लोरोफिल डिजेनरेट हो गया। अब अट्रैक्टिव कलर वाला जो बच गया बच्चा, कैरोटीनॉइड्स आ गई। तो मैंने यही तो बोला कि जब लीफ फॉल करने लगते ऑटम सीजन में, क्लोरोफिल खत्म हो गया, और वही प्लास्टिड अब किसके नाम से जाना जा रहा है? क्रोमोप्लास्ट। पहले वो क्लोरोप्लास्ट था, हरे रंग का था, क्लोरोफिल खत्म, अब अट्रैक्टिव कलर के लीफ वाले भी हो गए, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमोप्लास्ट में। डन, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इसका काम क्या लिखिएगा? प्रोवाइड्स कलर टू फ्रूट। लेकिन कौन से फ्रूट में? ओल्ड फ्रूट। चलिए डन, समझ में आ गया सभी को। चलो सर, ल्यूकोप्लास्ट क्या होते? तो ल्यूकोप्लास्ट मैंने लिख दिया कि नो पिगमेंट, नो कलर। क्यों? इनको बच्चा फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं, कोई कलर ही नहीं देना है इनको, ना फोटोसिंथेसिस करने से मतलब है, ना बच्चा कलर देना है। तो सर करेंगे क्या? इनका काम है बच्चे स्टोरेज, खाने को स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ फूड। जो प्लांट खाना बनाएगा उसको स्टोर्ड करके रखना है। बोले सर मतलब स्टोरेज किसका? तो देखिए तीन तरह का कर सकता है, स्टार्च का कर सकता है स्टोरेज, ये प्रोटीन का स्टोरेज कर सकता है, प्रोटीन का स्टोरेज कर सकता है, या बच्चा ये फैट्स के स्टोरेज में काम आ सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे रूट है, तो रूट को फोटोसिंथेसिस तो करना नहीं, लीफ को फोटोसिंथेसिस करना था, इसलिए क्लोरोप्लास्ट थे, सनलाइट को पकड़ा, खाना बना लिया। फ्रूट को अट्रैक्टिव कलर देना था, तो उसमें क्रोमोप्लास्ट था। लेकिन रूट को बच्चा फोटोसिंथेसिस तो करना नहीं, कोई कलरफुल देना नहीं है, रूट को बच्चा खाना स्टोर करना है। तो वहां जो प्लास्टिड होंगे उनमें कोई कलर नहीं होगा, कोई पिगमेंट नहीं, उनका काम स्टोरेज है। किस चीज का स्टोरेज सर? देखिए स्टार्च का करेगा, प्रोटीन का या फैट्स का। तो आपके एनसीईआरटी ने जो ल्यूकोप्लास्ट है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आपके एनसीईआरटी ने ल्यूकोप्लास्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सर कौन कौन से? अगर ये स्टार्च का करेगा, अगर ये बच्चा स्टार्च का करेगा तो इसे कहेंगे एमाइलोप्लास्ट। इसे क्या कहेंगे? एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। और अगर ये करेगा प्रोटीन का, तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चा एल्यूरोप्लास्ट। याद कीजिए बच्चा, आपने एल्यूरोन लेयर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो इसे कहेंगे एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। और ये अगर फैट्स का करेगा, फैट्स यानी लिपिड का करेगा, फैट्स लिपिड्स का करेगा, तो इसे कहेंगे इलाइयोप्लास्ट। डन, समझ में आ गया सभी को? तो अब कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। यहां पर, यहां तक बच्चे किसी को कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान। जो भी फ्रूट हरे रंग के, जहां भी बच्चा प्लांट में हरा रंग है, यानी उनमें क्लोरोप्लास्ट है। जहां भी कलरफुल है लेकिन हरा के अलावा कोई और है, क्रोमोप्लास्ट है।
और जहां कलर नहीं, तो खाने को स्टोर करना है, वहां कौन है? ल्यूकोप्लास्ट। डन, सभी को समझ में आ गई? चलो फटाफट बताओ, इसे किसे किसे समझ में आ गया 100% वाला? फटाफट हैंड रेज करो, फटाफट हैंड रेज करो। बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है। चलो बोलो फटाफट, चलो। और लोगों, कहाँ हो तुम लोग सभी लोग? सर एक बार ये बता दो, ऑरेंज कलर कब होता है? कौन सा कलर? सर ऑरेंज वाला। अरे ये ऑरेंज कब होता है? ऑरेंज वाला कहाँ है? ऑरेंज वाला जहां भी अगर कलर अदर देन ग्रीन हो तो उसमें क्रोमोप्लास्ट है। जहां भी कलर अदर देन ग्रीन हो, जैसे गाजर, गाजर का कलर कैसा है? हरा रंग है, नहीं, यानी क्रोमोप्लास्ट है। टमाटर, पका हुआ टमाटर लाल रंग का है, यानी क्रोमोप्लास्ट है ना। मिर्च लाल रंग का है, क्रोमोप्लास्ट है। जहां भी हरा रंग के अलावा कोई और कलर हो, यानी क्रोमोप्लास्ट है। चलो डन, ठीक है। फैट स्टोरेज वाले को क्या कहेंगे? तो ये बच्चा, ये आपके एनसीईआरटी है, आप यहां से देख भी सकते हैं। हाँ ये देख लीजिए बच्चे, इलायोप्लास्ट मिला आप लोगों को। मैंने सारा चीज एनसीईआरटी का कवर किया है, देख लीजिए। एमाइलोप्लास्ट स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन स्टार्च, इलायोप्लास्ट स्टोर्ड ऑयल्स एंड फैट्स। ठीक है, मिल गया। इलायोप्लास्ट को सिखाएंगे। वेयर एज एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। ये मैंने बच्चा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का लिया 100%, पूरा एनसीईआरटी कवर होगा। चलिए, और याद रखिएगा ये जो पिगमेंट है बच्चा, जो भी पिगमेंट है, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, जो भी मैंने नाम लिया बच्चा, वो सभी फैट सॉल्युबल है। याद कीजिए, फैट सॉल्युबल, फैट में घुल जाएंगे। वाटर सॉल्युबल नहीं है, फैट सॉल्युबल है, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सर ये बताइए, ठीक है, कि सर क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितनी होगी? नंबर बच्चा ध्यान सुनना, नंबर पे बात करते हैं। नंबर ध्यान सुनना। क्लोरोप्लास्ट अगर बात करोगे बच्चा एल्गी में, एल्गी एनसीईआरटी में एक लिखा है बच्चा, एल्गी। आपने एक नाम सुना होगा, क्लामाइडोमोनस, सभी को मालूम है एल्गी एक बच्चा। Yes, sir. क्लामाइडोमोनस नाम याद है आपको? क्लामाइडोमोनस, बोले ठीक है। क्लामाइडोमोनस के अंदर बच्चा देखिएगा, एक यूनिसेलुलर है ना, एक सेल का ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर बच्चा जो क्लोरोप्लास्ट है बच्चा, सिंगल एक ही है। और बच्चा कप शिफ्ट के, ये आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा। क्लामाइडोमोनस खुद एक सेल का है, उनके अंदर बच्चा बड़ा सा एक क्लोरोप्लास्ट होता है। देखिए ये बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना है? तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है बच्चा, सिंगल, अकेला है। शेप कैसा होगा बच्चा? कप शेप। चलिए ठीक है। अब बात करें बच्चा हायर प्लांट, एल्गी का तो थोड़ा सीखा बच्चा, आपको पहले भी एल्गी में बताया था कि एल्गी में हो सकते कई रिबन शेप के हो, हाँ, कई स्पाइरल शेप के हो, कहीं पे बच्चा प्लेट शेप का होगा, डिस्क की तरह होगा, अलग अलग होंगे। लेकिन एनसीईआरटी ने क्लामाइडोमोनस का वर्ड यूज किया है, तो याद रखना है क्लामाइडोमोनस क्या कैसा होगा? क्लोरोप्लास्ट सिंगल नंबर में होंगे, और शेप कैसा होगा? कप शेप का। अब हायर प्लांट में हो, मैंगो के प्लांट में हो, ठीक है, तो हायर प्लांट में ध्यान से चीजों को समझिए। हायर प्लांट में बच्चा ये देखिए, एक प्लांट है, ये प्लांट, और ये बच्चा प्लांट का लीफ है। ये प्लांट का क्या है? लीफ। ठीक है, डन। अब लीफ को आप बच्चा एनाटॉमी देखो, लीफ की एनाटॉमी देखिए, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, याद कीजिए। और बीच में थे बच्चा मीजोफिल, याद आ रहे हैं आपको? मीजोफिल, मीजोफिल है छोटे वाले, ऊपर में बच्चा बड़े वाले, मीजोफिल याद आ रहे हैं? तो इसी को हम लोग कहा था, मीजो का मतलब मिडिल, फिल का मतलब लीफ। लीफ के मिडिल में बीच में बच्चा जो सेल है उसका नाम है मीजोफिल। नाम में लिखा है मीजो का मतलब मिडिल, फिल का मतलब लीफ। इस मीजोफिल सेल के अंदर जब देखिएगा तो ये बच्चा आपको एक मिलेगा वैक्यूल, बड़ा सा। सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन है? वैक्यूल। और उसके चारों तरफ ढेर सारे बच्चा क्लोरोप्लास्ट होंगे, ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे। सर कितने? आंसर बच्चा 20 to 40, आंसर बच्चा 20 to 40 इन नंबर। तो समझ में आया क्लोरोप्लास्ट कहां होते हैं? फिर से बोल रहा हूं, आम का पेड़, पेड़ के अंदर बच्चा लीफ, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल के अंदर में ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट।
हाँ, नंबर कितना बच्चा 20 to 40। इसका मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर बच्चा वेरी करता है, अलग अलग में अलग अलग होते हैं। जैसे एल्गी वेल्गी में अलग नंबर है, हायर प्लांट में अलग नंबर है। तो मैंने ऑन एवरेज बताया मीसोफिल सेल में कितने 20 to 40 नंबर। अब शेप पे आ जाओ, सर हायर प्लांट में कैसा दिखता है? तो एनसीईआरटी ने लिखा बच्चा ओवल भी हो सकते हैं, और मेनली अगर पूछा जाएगा बच्चा कि लीजिएगा लेंस शेप के, लेंस की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा? लेंस की तरह दिखेगा, लेंस शेप। तो मैं एक स्ट्रक्चर आपको शेप स्ट्रक्चर डायमेंशन बना के दिखा, आपको एक स्ट्रक्चर में बना के दिखा रहा हूं जिससे चीजें आसान हो जाए। देखो बहुत आसान। हाँ बोलो बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही, मैसेज करो। सर मीजो मीन्स मिडल बताया था आपने। हाँ, मीजो मतलब मिडिल बच्चा है। ये देखिए अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मीजो का मतलब मिडिल, लीफ के मिडिल में जो सेल है मीजोफिल। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब स्ट्रक्चर सबको आता है, ध्यान से सुनना। ये बच्चा मैं बना रहा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये हो गया ऑटर मेम्ब्रेन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बच्चा ओएम, ऑटर मेम्ब्रेन, ठीक। और ये हो गया बच्चा नीला वाला इनर मेम्ब्रेन। तो पहला क्वेश्चन आएगा, ये बताइए कि जो प्लास्टिड है या क्लोरोप्लास्ट है, मैं तीनों के स्ट्रक्चर बच्चा सेम होते, क्लोरो क्रोमो ल्यूको बच्चा स्ट्रक्चर सिमिलर होते, बस उनमें पिगमेंट का डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पर फिगर बच्चा क्लोरोप्लास्ट का बना दिया है। क्रोमो भी 100% सेम दिखेगा, क्रोमो भी बच्चा 100% सेम दिखेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखिए ऑटर वाला मेम्ब्रेन, ऑटर मेम्ब्रेन, और ये हो गया बच्चा इनर मेम्ब्रेन। अब एक काम की चीज बताता हूं, एनसीईआरटी में लिखा है बेटा ऑटर मेम्ब्रेन ना मोर परमीबल। ऑटर मेम्ब्रेन में यहां पर बच्चा जगह जगह पे बड़े बड़े साइज के गैप होते, पोर होते। ऑटर मेम्ब्रेन पे बड़े बड़े साइज के पोर होते, गैप होते, छेद होते हैं। ऑटर मेम्ब्रेन पे बड़े बड़े गैप होते, पोर होते ना, जिसको एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा पोरीन, PORIN। ऑटर मेम्ब्रेन पे बड़े बड़े गैप होते, छेद होते, जिसे एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा पोरीन, इसलिए मोर परमीबल है। तुम्हारा नीट का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा, विच मेम्ब्रेन इज मोर परमीबल, ऑटर और इनर? तो आप बोलिएगा ऑटर वाला, और फिर पूछा जाएगा क्यों, तो आप बोलिएगा ऑटर मेम्ब्रेन में बड़े साइज के पोर होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोरी। सेम कहानी बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन हैं, ऑटर और इनर। कौन ज्यादा परमेबल होगा? आंसर करके आइएगा ऑटर, क्योंकि ऑटर में बड़े साइज के पोर होते हैं। डन, समझ में आया? चलिए अंदर में देखिए फ्लूइड पार्ट है, अंदर में देखिए, अंदर में देखिए, ये देखिए अंदर के साइज में देखिए, तो यहाँ पर बच्चा फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट है। तो ये जो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है बच्चा, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं बच्चा? स्ट्रोमा। जब आप पढ़िएगा माइटोकॉन्ड्रिया बच्चा, तो वहां फ्लूइड वाले पार्ट को कहते हैं बच्चा मैट्रिक्स। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मैट्रिक्स बच्चा, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मैट्रिक्स। यहां बच्चा प्लास्टिड में क्या कहेंगे, या क्लोरोप्लास्ट में क्या कहेंगे? स्टोमा। सर स्टोमा में होता क्या है, ध्यान सुनिए। तो स्टोमा के अंदर में बच्चे होते हैं अपने डीएनए सर्कुलर शेप के। कैसे डीएनए बच्चा? सर्कुलर शेप के। तो स्ट्रोमा में क्या मिलेगा? डीएनए। डीएनए कैसे मिलेंगे? तो बच्चा याद रखिएगा, नंबर एक ही होगा, सिंगल इन नंबर बच्चा, सिंगल इन नंबर, बट शेप कैसा होगा? सर्कुलर। बोले ठीक है। अपने डीएनए तो अपना आरएनए बनाइए, डीएनए अपना, अपना आरएनए बनाइए, और इनके अंदर अपना आरएनए है, तो राइबोसोम भी तो होते हैं इनके अंदर में, बताया तो था। इनके अंदर अपने राइबोसोम है 70S, तो ये अपना प्रोटीन भी बना लेंगे, सोच लीजिए। यानी कि सर ये अपना सेंट्रल डोगमा चला रहे, अपना डीएनए, अपना आरएनए, अपना प्रोटीन बना रहे। यही तो मैं कहना चाहता हूं, इनके पास अपना डीएनए है, अपना 70S राइबोसोम है, तो क्या अपना प्रोटीन बनाएंगे? हाँ। तो क्या सर अपना सारा प्रोटीन बना सकते हैं क्या? नहीं। समझ, मान लो इसे चाहिए 100 प्रोटीन। कितने प्रोटीन चाहिए बच्चा? इसे प्लास्टिड को चाहिए 100 प्रोटीन। इसमें से ये 30 प्रोटीन खुद से बना सकते, 30 प्रोटीन खुद से बना सकते, बाकी प्रोटीन के लिए इसे बच्चा न्यूक्लियस का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि मेन डीएनए, मेन क्रोमोसोम या डीएनए कहां होते हैं? न्यूक्लियस में।
तो बाकी पे ये किस पे डिपेंडेंट है? न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है। इसलिए इसे हम बच्चा बचपन में इसका एक नाम रखे थे, किसी को याद है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। बोले मतलब सर, सेमी का मतलब आधा, ऑटोनोमस या आधा इंडिपेंडेंट है। सोचिए, क्या ये 100% प्रोटीन बना सकता है? नहीं सर, 100% नहीं बना सकता, तब तो फुल्ली ऑटोनोमस कहते हैं। लेकिन ये आधा प्रोटीन अपने लाइफ को चलाने के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन तो बना ही सकता है, लेकिन सारे नहीं बना सकता, इसलिए ये कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़िएगा बच्चों, सेम चीज मैं रिपीट करूंगा कि वहां भी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन्स है, मोर परमेबल है, अंदर में फ्लूइड पार्ट है, अपने डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चा अपने डीएनए, अपने राइबोसोम, अपने प्रोटीन बना रहे हैं, तो वो भी बच्चा कैसा होगा? सेमी ऑटोनोमस होंगे। क्या यहां तक क्लियर है आपको? और सर ये तो क्लोरोप्लास्ट का है ना? हाँ, ये क्लोरोप्लास्ट का सेम बच्चा। क्रोमोप्लास्ट 100% सेम है, ल्यूकोप्लास्ट 100% सेम है, टेंशन नहीं लेना है। सभी मैंने बोल दिया, केवल नाम लिए बोल दिया, क्लोरोप्लास्ट 100% सभी सेम दिखते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब इनके अंदर में क्या होगा? इनके अंदर में फ्लैट, ध्यान सुनना, इनके अंदर में फ्लैट ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसका नाम है, मेम्ब्रेन से बना हुआ कुछ फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, इसे कहते हैं थैलेकॉइड। इसे कहते हैं बच्चा थैलेकॉइड। ये एक कॉइन की तरह, एक सिक्के की तरह है। आपने कॉइन देखा है घर पे? कॉइन, सिक्का देखा है? बस वैसे ही दिखता है थैलेकॉइड। तो एक मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो मैं बाहर भी बना के दिखा देता हूं। ये बच्चा थैलेकॉइड, एक कॉइन। ऐसे से ढेर सारे कॉइन, 20, 25, 30, 40 कॉइन जोड़ दो। ढेर सारे कॉइन बच्चा आपस में जोड़ दो, ढेर सारे कॉइन जोड़ दो, तो क्या स्टैकिंग हो गया? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर आग, एक सिक्का थैलेकॉइड। ढेर सारे सिक्के पाइल अप कर दो, जोड़ दो एक दूसरे से। तो ये मैंने जो पूरा जोड़ दिया है, स्टैकिंग कर दिया है, ठीक है? तो इसे स्टैकिंग से जो बना ना, इसको एनसीईआरटी कहेगा बच्चा ग्रैनम, GRANUM। क्या बात है, समझ में? तो ये क्या है? ये ग्रैनम, ये ग्रैनम है। ग्रैनम क्या होता है? ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड। जो थैलेकॉइड है उसका स्टैकिंग कर दी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जुड़ गए, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? ग्रैनम। इसी तरह से यहां पर एक और मैं ग्रैनम बना के दिखा दे रहा हूं। थैलेकॉइड, थैलेकॉइड, गुच्छे बन गए ना, स्टैकिंग बन गया, तो ये क्या कहलाए? ग्रैनम। फिर से यहां बना के दिखा रहा हूं, थैलेकॉइड, थैलेकॉइड आपस में जुड़ गए, ये क्या बन गया बच्चा? ग्रैनम। तो ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड को क्या कहेंगे? ग्रैनम कहेंगे। सर कितने? 30, 40, 50 हो सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो सर ग्रैनम एक को कहेंगे ना? हाँ, ग्रैनम एक को कहिएगा। और ढेर सारे ग्रैनम दिख रहे हैं तो प्लूरल वर्ड बच्चा ग्रैना। प्लूरल वर्ड क्या कहेंगे? ग्रैना, क्योंकि ग्रैनम एक को कहेंगे। बहुत सारे ग्रैनम है तो क्या कह देंगे बच्चा? ग्रैना हो जाएगी। ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी ये दो जो ग्रैनम है आपस में जुड़े रहते, देखिए दो ग्रैनम बच्चा आपस में जुड़े रहते, तो इसे कहते हैं, ये येलो वाला जो मैं बना रहा हूं ना, जिसे दो ग्रैनम आपस में जुड़े रहते हैं, इसे कहेंगे स्ट्रोमा लैमेली। इसे कहेंगे हम लोग स्ट्रोमा लैमेली। ये स्ट्रोमा में है, मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर, तो नाम दिया स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। तो ध्यान सुनिए, तो मैंने क्या बोला? मैंने एक सिक्के की बात की, एक सिक्का थैलेकॉइड, ठीक है, इसे ग्रैनल लैमेली कह सकते हो क्या? थैलेकॉइड को जो ऐसा बनाया था बच्चा, क्या कह देंगे? ग्रैनल लैमेली, ग्रैनल लैमेली, ठीक है। उसके गुच्छे बने तो क्या कहलाया? उसके गुच्छे बने तो क्या कहलाया? ग्रैनम, ग्रैनम कहलाया। तो ग्रैनम बहुत सारे 20, 25, 30, 40 हो सकते हैं, तो क्या कहेंगे बच्चा? ग्रैना बोल देते हैं। ठीक है। अब दो ग्रैनम आपस में जुड़े रह सकते हैं, जुड़े रहते हैं, क्या नाम देंगे? स्ट्रोमा लैमेली। दो आपस में जुड़े, क्या नाम है? स्ट्रोमा लैमेली। डन। अब देखिए ध्यान से, आप जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो तो आपको बताया गया हो बहुत आसान सा ना, कि फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के दो फेज, एक होता है बच्चा लाइट वाला रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो ध्यान सुनिएगा, जो बच्चा लिक्विड वाला पार्ट है,
जो मैंने स्टार्टिंग में स्टोमा वाला लिक्विड वाला पार्ट बताया बच्चा, वहां होते हैं डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये क्या होता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर में जाएंगे। फिलहाल के लिए जो लिक्विड वाला पार्ट है, पानी वाला पार्ट है, फ्लूइड वाला पार्ट है, वहां क्या होगा बच्चा, डार्क रिएक्शन, ठीक है। और जो बच्चा मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, ग्रैनम है, स्टोमा लैमेली है, जो बच्चा मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, जो भी मेम्ब्रेन वाले पार्ट है, इस मेम्ब्रेन पे होंगे बच्चा पिगमेंट, क्लोरोफिल, कैरोटीन, ये पिगमेंट होंगे। और इसी पिगमेंट की हेल्प से सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को पकड़ेगा। तो यहां पर चलेंगे, इस पे चलेंगे बच्चे, ये जो भी मेम्ब्रेन वाले पार्ट जो भी मैंने बनाए ना, ये बच्चा मेम्ब्रेन वाला पार्ट पे चलेगा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन तो आपने पढ़ा तो होगा ना कि फोटोसिंथेसिस में 2 फेज, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो जो भी मेम्ब्रेन वाले पार्ट है, ठीक है, अंदर में जो भी मेम्ब्रेन वाले पार्ट है, उनमें होगा लाइट रिएक्शन, क्योंकि उसमें पिगमेंट है और पिगमेंट के हेल्प से सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। और जो पानी वाला है, लिक्विड वाला पार्ट, उसमें होगा डार्क रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन ग्रैना में, डार्क रिएक्शन स्टोमा में। एकदम क्लियर है, एकदम 100% कहानी क्लियर है। लाइट रिएक्शन कहां होगा, ग्रैना पे, डार्क रिएक्शन कहां होगा, स्टोमा में। डन, समझ में आ गई। चलिए, और एक चीज और याद करना है बस, कि इनका डायमेंशन आपको याद करना पड़ेगा बच्चा। इसकी लेंथ कितनी है, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए याद करना पड़ेगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका बच्चा लेंथ और ब्रेथ कितना है, लंबाई और मोटापा कितने हैं, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। चलो बताओ फटाफट, किसे किसे ये क्लियर हो गया, देख लीजिए एनसीईआरटी का फिगर, देख लीजिए फिगर, देख लीजिए, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे, शेप पे, नंबर पे, सारा चीज आपको बता रहा है। चलो बोलो फटाफट, क्लियर है। फिगर देखो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रैनम दिख गया, थाइलेकोइड, एक क्वाइन थाइलेकोइड, ग्रुप ऑफ क्वाइन, ग्रैनम, दोनों जुड़े हैं जिसका नाम स्टोमा लैमेली है। ये पूरा चीज हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन याद रखिएगा बच्चा इसके डायमेंशन को क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल। कहां पाए जाते हैं, तो मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं। दे मे बी द लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, स्क्वायर, इवन रिबन शेप, बहुत तरह के होते हैं, इनके शेप अलग अलग वेरी करते हैं, लेकिन मेनली बच्चा लेंस शेप याद रखना है, ठीक है। हाँ, लेंथ कितना रखा है, 5 to 10 माइक्रोमीटर, एंड विड्थ जो है, चौड़ाई है 2 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इधर से इधर कितना हो गया, बोलो 5 to 10 हो गया, यहां से यहां नहीं, ये विड्थ हो गया 2 to 4, और ये जो लंबाई है, हाँ, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है, आपको याद करना पड़ेगा। बाकी आप डन, समझ में आ गया, सारा चीज मैंने डिस्कस किया। चलो बोलो फटाफट, कि इनर मेम्ब्रेन, कौन परमेबल, पूरा चीज मैंने एनसीईआरटी का कवर कर दिया। चलो बताओ यहां तक किसे किसे क्लियर हो गया, क्योंकि अभी माइटोकॉन्ड्रिया भी करना है, फटाफट बोलो। यस सर। डन, कर लोगे, डिफिकल्ट नहीं है, कर तो लोगे ना। चलिए, तो एक हम लोग फटाफट एक और सेल ऑर्गेनल कर लेते हैं जो सभी को मालूम है, माइटोकॉन्ड्रिया, फटाफट करते हैं, फिर आज की कहानी खत्म। चलो, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया सबको मालूम है बच्चा, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम सभी को मालूम है, इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, बिकॉज दे कंटेन एंजाइम, ये एंजाइम रखते हैं, और एंजाइम से बच्चा ये फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन, फूड को ब्रेक डाउन करना है ऑक्सीजन के लिए। जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, लिपिड खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, उनको तोड़ेंगे और उनके ब्रेकडाउन से क्या रिलीज करेंगे बच्चा, एटीपी। तो एटीपी कौन सा सेल ऑर्गेनल बनाता है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कहते हैं बच्चा मोस्ट बीजिएस्ट ऑर्गेनल, ये सेल का सबसे बीजिएस्ट ऑर्गेनल है, ठीक है। इसका बच्चा कभी छुट्टी नहीं हो, तुम छुट्टी कभी कर लेते हो, रात में सो लेते हो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं सोएगा बच्चा, क्योंकि इसे दिन भर एटीपी का फॉर्मेशन करना है। और जिस सेल में बच्चा एक्टिविटी ज्यादा है, जिस सेल में काम करना ज्यादा हो रहा है, जो सेल ज्यादा काम कर रहा है, जैसे हार्ट का सेल ज्यादा काम कर रहा है, तो जो ज्यादा काम करेगा, एक्टिविटी ज्यादा है, तो वहां बच्चा एटीपी का डिमांड भी ज्यादा होगा, तो बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस चीज पे डिपेंड करेगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे, सेल के काम करने पे।
जाहिर सी बात है, जो बच्चा ज्यादा काम करते हैं उनको भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, वो ज्यादा खाना खाते हैं। इसी तरह से कोई सेल ज्यादा काम कर रहा है, उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो एनर्जी देने वाला पावर हाउस भी यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा नंबर में होंगे। डन। सर शेप कैसा सर होगा? आपने मोस्ट के बाद क्या लिखा है? हाँ बोलो। सर मोस्ट आपने बिजिएस्ट, सेल का सबसे बिजिएस्ट कौन है, सबसे ज्यादा काम कौन करता है? कोई ना कोई होगा जो दिन भर काम कर रहा है बेचारा, 24 घंटे लगा हुआ है, मोस्ट बिजिएस्ट। ठीक है, अब शेप कैसा है? एनसीईआरटी ने बोला बच्चा सिलिंड्रिकल। आपने सिलिंड्रिकल देखा है, घर पे सिलेंडर देखा है? हाँ देखा है सर, सिलिंड्रिकल होगा। और दूसरा एनसीईआरटी ने बोला बच्चा सॉसेज शेप। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करेगा सॉसेज शेप। तो सर ये सॉसेज शेप का क्या चक्कर है? देख लीजिए, आपको मिलेगा साइज, शेप, सॉसेज शेप और सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो सॉसेज आप ऐसे समझ लो कि आपने बच्चे क्रीम रोल खाया बचपन में, बचपन में क्या अभी भी खाते हो? क्रीम रोल खाया, तो क्रीम रोल जैसा बना होता है ना, लंबा सा, थोड़ा सिलिंड्रिकल ही होता है ना। तो जो लंबा सिलिंड्रिकल वाले जो दिख रहे हैं आपको, वही बच्चा उसी के तरह होते हैं, उसी को कहते हैं सॉसेज शेप। सिलिंड्रिकल तो सबको मालूम है, सबके घर में सिलेंडर आता है ना, सिलिंड्रिकल। ठीक है, और सॉसेज शेप क्रीम रोल की तरह। ठीक है, अब देखिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जब आप देखिएगा ये सेल है, सेल के अंदर में आसानी से आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेगा ना। माइटोकॉन्ड्रिया आप नहीं देख सकते बच्चा सिंपल माइक्रोस्कोप में। सर क्यों? ये तो बड़ा स्ट्रक्चर है, छोटा रहता तब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। मेन है तुम पहचान नहीं पाओगे, माइटोकॉन्ड्रिया तो दिख रहा है, तुम पहचानोगे कैसे? इतने सारे सेल ऑर्गेनल है। इसलिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया को अगर ढंग से देखना है तो उसे बच्चा डाई डालना पड़ेगा, वहां स्टेन डालना पड़ेगा, कलर डालना पड़ेगा, तब आप आसानी से उसे पहचान सकते हो। जैसे मैं तुम्हारे क्लास में जाऊं, सभी लोग बच्चे एक ही तरह का ड्रेस पहने, मैं कैसे पहचान लूंगा तुम्हें? सिंगल तुम्हें मैं कैसे पहचानूंगा? सबको तो एक ही तरह के दिख रहे हैं। तो अगर आपने अलग कलर के कपड़े पहने हो ना, कुछ अलग कलर यूज किया होगा, तो आपको पहचानना आसान है। इसलिए यहाँ पर बच्चा हम लोग उसे कलर दे देंगे, स्टेन कर देंगे। सर कौन सा कलर है? जेनस ग्रीन। आपको याद नहीं रखना है जेनस ग्रीन, क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चा जेनस ग्रीन नाम वर्ड यूज नहीं। चलो अब हम लोग फटाफट माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स पे, चलो फटाफट बताओ। दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। चलो मुझे बताओ कौन ज्यादा परमेबल होगा, आउटर या इनर? फटाफट बोलो। आउटर मेम्ब्रेन, सर इनर outer। मेम्ब्रेन? आउटर, क्योंकि पोरिन से। इनर मेम्ब्रेन बच्चा, इनर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं आपको, जो नीला कलर का बना रहा है इनर मेम्ब्रेन, उनमें बच्चा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। सर ये क्या है? इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं क्रिस्टा। क्या कहते हैं? क्रिस्टा। बहुत सारे क्रिस्टा मैंने बनाया है, इसलिए कहेंगे बच्चा क्रिस्टी। सर क्यों ये क्रिस्टा क्यों बनाया आपने? क्यों होते ये? सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। क्यों? देख लीजिए, अगर मैं इतना बड़ा ए से बी के तरफ इतने बड़े साइज का मेम्ब्रेन बनाऊं, लेकिन उतने ही साइज में बच्चा देखो, मैं अगर यहाँ पर फोल्डिंग कर दूं, क्रिस्टा बना दूं, क्रिस्टा बना दूं, सरफेस एरिया बढ़ नहीं जाएगा? और इसी पे तो एंजाइम से, फूड को तोड़ने वाले एंजाइम, ऑक्सीडेशन करने वाले एंजाइम यही है। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो एंजाइम ज्यादा रहेंगे, एंजाइम ज्यादा रहेंगे तो फूड का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, एटीपी ज्यादा बनेंगे। तो आप पहले समझ लीजिए, ये हो गया बच्चा आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, नाम बच्चा क्रिस्टा। बहुत सारे हैं तो क्या नाम देंगे? प्लूरल नाम क्रिस्टी। चलिए अब देखिए, आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, इसके कई सारे नाम है। एनसीईआरटी में इसका नाम दिया बच्चा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसी को तुम कह सकते हो आउटर चैम्बर। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। देख लो, ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, इन दोनों बीच का ही तो स्पेस बोल रहा हूं ना, इस दो मेम्ब्रेन के बीच का ही स्पेस तो बोल रहा हूं, तो नाम देंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। चलिए, या इसी को कह सकते हो आउटर चैम्बर, आउटर चैम्बर कह सकते हो। बोले ठीक है सर, अगर आपने बाहर वाले को आउटर चैम्बर कहा तो अंदर वाले को इनर चैम्बर कहो। हाँ, अगर बाहर वाले स्पेस को आउटर चैम्बर कहा
तो अंदर वाले को इनर चैम्बर कहो। इसी इनर चैम्बर को हम बच्चा मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, बताया था आपको मैट्रिक्स, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मैट्रिक्स। वहां स्ट्रोमा था, यहां मैट्रिक्स है। सर मैट्रिक्स में क्या होगा, सेम कहानी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे, कितने, सिंगल अकेला एक होगा, शेप सर्कुलर होंगे, अपने आरएनए बनेंगे, अपने राइबोसोम में, अपने राइबोसोम में, तो राइबोसोम से क्या बनेगा, प्रोटीन। यानी सर ये भी सेमी ऑटोनोमस है, हाँ, यानी कि इसे बच्चा ढेर सारे प्रोटीन चाहिए, एंजाइम चाहिए, कुछ प्रोटीन खुद से बनाएंगे, कुछ के लिए न्यूक्लियस से हेल्प लेंगे, इसलिए इसे भी हम जस्ट लाइक प्लास्टिड क्या कहेंगे, सेमी ऑटोनोमस। यानी 100% सारे प्रोटीन नहीं बना सकते, इसलिए ऑटोनोमस ना करके सेमी ऑटोनोमस। डन। चलिए अब क्या होगा, अंदर की चीजें क्लियर हो गई। अब देखिएगा ध्यान से लास्ट चीज, ओनली द लास्ट, जो अंदर में क्या है, क्रिस्टा है, उसके ऊपर में बच्चा ऐसे बीडेड रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपने देखा होगा, इसे मैं बड़ा करके बना रहा हूं। इस तरह से बच्चा बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसी पार्टिकल्स को हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल या बच्चा ऑक्सीजोम। अभी बड़ा करके बना रहा हूं, ऑक्सीजोम, या इसी को आपने नाम सुना होगा बच्चा F0 F1 पार्टिकल, या इसी को कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। सर ये क्या होते हैं और क्यों होते हैं सर, ये है क्या और करते क्या है, और ये सर नंबर कितने, नंबर बच्चा बहुत सारा, मेरे पास जगह कम है, मैं कम बना रहा हूं, लेकिन पूरे मेम्ब्रेन पे फैले। तो हम थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके देख लेते, इतने स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखते हैं, तो अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए ध्यान से, कंप्लीट हो रहा है, ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन, ये बच्चा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए ये मैं बना रहा हूं रेड कलर से, ये मैं बना रहा हूं, ये जो बच्चा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसी का नाम है बच्चा एलिमेंट्री पार्टिकल, इसी का नाम है बच्चा ऑक्सीजोम, इसी का नाम है। तो इसमें 3 पार्ट हो, सबसे पहले यहां पर देखो होगा बेस, ये कौन सा पार्ट है, बेस, बेस, ये कौन सा पार्ट है, स्टॉक, स्टॉक, ठीक है, और ये कौन सा पार्ट है, हेड। 3 चीज से बने, ठीक है, बेस, हेड और स्टॉक, स्टॉक मतलब जोड़ने वाला। तो जो बेस है बच्चा उसका नाम है F0, और जो हेड है बच्चा उसको कहते हैं F1। तो बताइए, इसलिए इसका नाम पड़ा F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल। इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजोम, इसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सीजोम। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई गड़बड़ नहीं करोगे। देखो बनाना सीख लो, ये हो गया बेस, बेस को ही कहेंगे F0, ये हो गया F0, ये हो गया स्टॉक, स्टॉक मतलब जोड़ने वाला, और ये हो गया हेड, हेड को क्या कहेंगे F1। तो क्या नाम हो गया पूरा, F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल। डन, बहुत आसान से सबको याद हो गया एक बार में, ठीक है। तो यहां तक तुम्हें हो जाएगा याद, यही चीज आपके एनसीईआरटी में लिखी है, और ये याद कर लीजिएगा, इनकी लंबाई चौड़ाई ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना, आउटर मेम्ब्रेन पे अलग तरह के मेम्ब्रेन प्रोटीन, इनर मेम्ब्रेन पे अलग तरह के प्रोटीन, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा बोथ आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर, दोनों अलग अलग दिखेंगे। जाहिर सी बात, आउटर का अलग काम है, इनर का अलग काम है, इसलिए दोनों अलग अलग तरह के दिखेंगे, बोथ आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर, दोनों अलग अलग तरह के दिखते हैं। चलो यहां तक हो जाएगा, फटाफट बोलो, किसे किसे यहां तक क्लियर हो गया, फटाफट एड्रेस करो, अब डन हो गया, खत्म। देख लीजिए एनसीईआरटी एकदम इजी है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टी, हाँ एकदम क्लियर है। चलो तो यहां तक कर लीजिएगा आप लोग। चलो टाइम हो गया हमारा, थोड़ा सा लेट भी हो गए हम लोग, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनीवन किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी यू कैन लीव।